हेलो बच्चों, मैं मनोज कुमार, सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज केशवपुरी मुजफ्फरनगर से। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सरल रेखा में गति। कक्षा 11 का बड़ा अच्छा अध्याय है। वैसे तो आप इसके बारे में कक्षा 9 में भी कुछ पढ़ चुके होंगे, पर आज इसकी आप डीपली नॉलेज प्राप्त करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सरल रेखा में गति, ये जो अध्याय है, इसे पढ़ने से पहले हम इसके कुछ बेसिक पे बात करेंगे। जैसे हम ये जो सरल रेखा में गति पढ़ रहे हैं, ये भौतिक विज्ञान की कौन सी शाखा के अंतर्गत आता है? तो एक शाखा है भौतिक विज्ञान की, यांत्रिकी। यांत्रिकी एक शाखा है भाई। अंग्रेजी में कहते हैं इसे मैकेनिक्स। अंग्रेजी में कहते हैं इसे मैकेनिक्स। तो ये जो यांत्रिकी है, यांत्रिकी क्या है पहले ये समझेंगे हम। देखिएगा, ये मेरे पास कोई वस्तु है, देखिएगा कोई वस्तु है, डस्टर है ये। अब यांत्रिकी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? देखो, जब किसी वस्तु पे बल लगे हों, एक बल लगा हो या बहुत सारे बल लगे हों, उन बलों का वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक वस्तु पे आपने एक बल लगाया है, बहुत सारे बल लगाए, उन बलों का वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक बल लगाया, चलेगी वस्तु, दो बल ऐसे लगाए, ये यहीं पे रुकी हुई है। तो हमें क्या पढ़ना है? भौतिकी की वह शाखा जिसमें क्या पढ़ेंगे कि किसी वस्तु पे क्या लगे हुए हैं? बल लगे हुए हैं, और उन बलों के लगने से वस्तु पर बलों का क्या असर होगा। फिर से सुनते हैं। ये कोई वस्तु है, इस वस्तु पे जो बल लगे हैं, बल लगने की वजह से इन बलों का वस्तु पे क्या प्रभाव पड़ेगा या बलों का वस्तु पर क्या असर होगा। तो भौतिकी की शाखा है यांत्रिकी, उसमें यही पढ़ा जाएगा। तो यांत्रिकी क्या हुआ? भौतिकी की वह शाखा, यांत्रिकी क्या हुआ बच्चों? भौतिकी की वह शाखा जिसमें क्या पढ़ा जाता है? जिसमें बलों के अंतर्गत, वस्तु पे बल लगे हुए हैं, बलों के अंतर्गत वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है। तो यांत्रिकी क्या हुआ? यांत्रिकी, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जब किसी वस्तु पर एक बल लगा हो या बहुत सारे बल लगे हों, और बल के लगने से बलों का वस्तु पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वस्तु चलेगी, रुकेगी, स्थिर रहेगी। तो भौतिकी की वह शाखा जिसमें क्या पढ़ा जाता है? वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है, जबकि उस पे क्या लगे हों? बल लगे हों। तो फिर से भौतिकी की वह शाखा जिसमें क्या पढ़ा जाएगा? जिसमें क्या पढ़ा जाएगा? वस्तु की गति के बारे में पढ़ा जाएगा, जबकि उस पे एक या अनेक बल लगे हों। तो नोट कर सकते हैं एक लाइन में आप इसे, मैं नोट करा देता हूँ। भौतिकी की वह शाखा जिसमें हम बाह्य बलों के अंतर्गत वस्तुओं तथा कण भी आ जाएंगे इसमें, की गति का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाती है? यांत्रिकी कहलाती है। तो शॉर्टकट में कह सकते हैं कि भौतिकी की वह शाखा जिसमें वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाएगा। भौतिकी की वह शाखा जिसमें वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाएगा, जबकि उस पे क्या लगे हों? बल लगे हों। तो इस शाखा को हम क्या कहेंगे? यांत्रिकी कहेंगे। अब यांत्रिकी की भैया 3 उपशाखाएं हैं। तो यहाँ से हम क्या बनाएंगे? यांत्रिकी की 3 उपशाखाएं हैं। यांत्रिकी की 3 उपशाखाएं हैं। तो यांत्रिकी की 3 उपशाखाएं हैं। पहली हुई इसमें स्थैतिकी, समझाऊंगा अभी क्या होती है। दूसरी हुई शुद्ध गति की, और तीसरी हुई भैया गति विज्ञान। गति विज्ञान, ये 3 ब्रांच किसकी हैं? यांत्रिकी की हैं या मैकेनिक्स की हैं। तो
यांत्रिकी की 3 शाखाएं कौन कौन सी? स्थितिकी, शुद्ध गतिकी और गति विज्ञान। स्थितिकी क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, अंग्रेजी में इसे स्टैटिक्स कहते हैं, इसे स्टैटिक्स, इसे काइनेमेटिक्स और इसे डायनामिक। तो ये अंग्रेजी में इनके नाम हुए। स्थितिकी का मतलब नाम क्या है? ऐसी वस्तुओं की गति का अध्ययन करना जो स्थिर हों। यहाँ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि कैसी वस्तुओं का अध्ययन करना। जैसे आपके पास एक गिलास में पानी भरा हुआ है, पानी गिलास में स्थिर है तो उस पर भी बल लगे हुए हैं। उस पानी को अर्थ नीचे को खींच रही है तो पानी नीचे क्यों नहीं चला जाता? या उस गिलास में जिसमें पानी है उसकी दीवारें भी पानी पे क्या लगाए हुए हैं? बल लगाए हुए हैं। तो देखो यहाँ क्या हुआ, पानी स्थिर हो गया फिर भी उस पर बल लगे हुए हैं। तो वहाँ इस तरह की वस्तुएं जो स्थिर हों और हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे, वह शाखा जिसमें बलों के अंतर्गत, यानी बल तो लगे होंगे, यांत्रिकी की वह शाखा, यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें स्थिर वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाता है, जिसमें स्थिर वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाता है जबकि वस्तु पर बल लगे हों। दूसरा उदाहरण समझिए, आपने देखा होगा पुराने समय में कि जो घी होता है, घी की एक कुल्डी या हंडी बोलते थे उसे भर के छत में लटका देते थे। कैसे लटकाते थे? इस तरह से ये छत में से 3 डोरियां ऐसे आती थी और इसमें ऐसे बांध के यहाँ ये हमारी कुछ घी की कुछ क्या बोलते हैं इसे, आप घी की हंडी कह लो इसे या कुछ भी कहो, इसे लटका देते थे छत में पुराने समय में घी की। तो इसमें क्या था कि 3 बल तो रस्सी के द्वारा इस पे ऊपर को लगे थे और पृथ्वी इसे नीचे खींच रही थी। लेकिन जो आपका घी का बर्तन है, जो घी का बर्तन है वो तब भी क्या था? स्थिर था। तो यहाँ क्या हुआ, ये बल कितने लगे हुए हैं, नीचे को कितना बल है, ऊपर को कितना बल है, तो ये वस्तु भी क्या हुई? स्थिर हुई। तो यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें क्या किया जाएगा? ऐसी वस्तुओं का अध्ययन किया जाएगा जो बलों के अंतर्गत स्थिर हों। यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें क्या अध्ययन किया जाएगा? ऐसी वस्तुओं का अध्ययन किया जाएगा जो बलों के अंतर्गत क्या हों? स्थिर हों। वो ब्रांच क्या कहलाएगी? हमारी स्थितिकी। नोट कर लीजिए। एक यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें बाह्य बलों के अधीन स्थिर वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। अब दूसरी ब्रांच जो हमारी आई, ये ब्रांच है यांत्रिकी की दूसरी शाखा हुई शुद्ध गति की। शुद्ध गति की जब आप पढ़ेंगे तो शुद्ध गतिकी में आप ये देखेंगे कोई वस्तु है, इसका वेग कितना है, ये कितनी दूर जाके रुकेगी, इसका त्वरण कितना है, यानी कि यहाँ केवल वस्तु की गति के बारे में पढ़ा जाएगा और गतिमान वस्तुओं के बारे में पढ़ा जाएगा। इसमें यह नहीं पढ़ा जाएगा कि वस्तु में गति क्यों आई, वस्तु पे किसने बल लगाया, ये नहीं पढ़ना। वस्तु रुक गई, किसने रोकी, नहीं पढ़ना। कोई पत्थर गया तो पत्थर जाके ऐसे गिरा, किसने फेंका था, नहीं पढ़ना। केवल क्या पढ़ना है? पत्थर का प्रारंभिक वेग कितना है, अंतिम वेग कितना है, पत्थर कितनी दूर जाके गिरेगा। ठीक है। तो यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें गति के कारणों को ध्यान में नहीं रखना है। यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें गति के कारणों को बिना ध्यान में रखे हुए गतिमान वस्तु की गति का अध्ययन किया जाएगा, वो कहलाएगी शुद्ध गतिकी। क्लियर हो गया होगा आपको? ये नोट कर लेते हैं। यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें गति के कारणों पर ध्यान दिए बिना वस्तुओं की गति का अध्ययन करते हैं, शुद्ध गतिकी कहलाती है। अब तीसरी ब्रांच आती है यांत्रिकी की गति विज्ञान। इसमें क्या करना है? इसमें हमें गति के कारणों को भी ध्यान में रखना है। वस्तु पे कितना बल लगा, भाई गति का कारक कौन है, गति क्यों आई वस्तु में? बल लगने से। तो इसमें क्या करना है? यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें गति के कारणों को ध्यान में रखकर वस्तु की गति का अध्ययन किया जाए। यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें गति के कारणों को ध्यान में रखकर
गति के कारणों को ध्यान में रखकर वस्तु की गति का अध्ययन किया जाए, यह कहलाती है गति विज्ञान। जैसे किसी वस्तु पे कितना बल लगा तो कितनी दूर जाके रुकेगी, कितना बल उसे रोक सकेगा, कितनी ऊर्जा वस्तु को दी तो कितनी दूर जाएगी, कितनी ऊर्जा दे के वस्तु रुक पाएगी। कुल मिला के यहाँ गति के कारणों को भी ध्यान में रखना है और गति के बारे में भी पढ़ना है। तो ये ब्रांच कौन सी हो जाएगी? हमारी गति विज्ञान। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि यांत्रिकी क्या है, जिसमें केवल हम वस्तु की गति के बारे में पढ़ते हैं। स्थितिकी क्या है? स्थितिकी में हम पढ़ते हैं स्थिर वस्तुओं के बारे में। शुद्ध गतिकी में गतिमान वस्तुओं के बारे में। और यहाँ गति के कारणों को ध्यान में नहीं रखते और यहाँ गति के कारणों को ध्यान में रखकर वस्तु की गति का अध्ययन करते हैं। इन तीनों ही केस में वस्तुओं पर बल लगे होते हैं, चाहे वस्तु यहाँ स्थिर है तब भी बल लगे होते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि अब हम पढ़ेंगे क्या है सरल रेखा में गति। तो सरल रेखा में गति में हम गति के कारणों को ध्यान में नहीं रखेंगे। तो यानी अब हम पढ़ने वाले हैं शुद्ध गति की। क्या पढ़ने वाले हैं? शुद्ध गति की। अब शुद्ध गति की पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे एक पॉइंट आता है बच्चों, संदर्भ बिंदु। संदर्भ बिंदु संदर्भ बिंदु तो इसे आप ठीक कर लेंगे। हाँ ठीक है, संदर्भ बिंदु। संदर्भ बिंदु क्या होता है? देखो, ये जो आप वस्तु की गति का जब अध्ययन करेंगे तो आपको एक ऐसा पॉइंट चाहिए जहाँ से आप अपनी गणना शुरू करें। जैसे मैंने कहा मेरठ 60 किलोमीटर दूर है। मेरठ 60 किलोमीटर दूर है, तो कहाँ से 60 किलोमीटर दूर है? कहाँ से? तो आप कहोगे कि भाई जिला अस्पताल से मेरठ 60 किलोमीटर दूर है। तो आपने जो दूरी मापी मेरठ की वो कहाँ से मापी? जिला अस्पताल से। तो वो हो गया आपके लिए संदर्भ बिंदु। या कोई और व्यक्ति कहे कि मेरठ यहाँ से 58 किलोमीटर दूर है। यहाँ से का मतलब जहाँ हम खड़े हैं। तो संदर्भ बिंदु कहाँ हो गया? यहाँ, जहाँ हम खड़े हैं। तो संदर्भ बिंदु स्वैच्छिक होता है। आदमी जहाँ से भी गति की गणना करता है, जिस पॉइंट से भी गति की गणना शुरू करता है, वो क्या है? संदर्भ बिंदु या निर्देश बिंदु। क्या है वो? संदर्भ बिंदु या फिर निर्देश बिंदु। ये बिंदु आप कहीं से भी मान सकते हैं। कहीं से का मतलब कहाँ से? जहाँ से भी आप गति की गणना शुरू कर रहे हैं। ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि संदर्भ बिंदु क्या है? वो बिंदु है जिस पॉइंट से हम क्या करेंगे? अपनी गति की गणना आरंभ करेंगे, जहाँ से आप जीरो मानेंगे कि भाई ये जीरो है, अब ये 1 किलोमीटर हो गया, ये 2 किलोमीटर हो गया, ये 3 किलोमीटर हो गया, ये 4 किलोमीटर हो गया। हर आदमी के लिए संदर्भ बिंदु अलग अलग हो सकता है। मैंने अभी आपको बताया था, एक आदमी जिला अस्पताल पे खड़ा है मान लो, तो वो क्या कहेगा कि मेरठ यहाँ से 60 किलोमीटर है। दूसरा आदमी कहीं कोई शिव चौक पे खड़ा हुआ है, शिव चौक पे खड़ा हुआ है, तो वो क्या कहेगा कि मेरठ यहाँ से 58 किलोमीटर दूर है, क्योंकि वो माप कहाँ से रहा है? अपने अब जहाँ वो खड़ा है वहाँ से। तो संदर्भ बिंदु समझ के क्या है? जहाँ से आप गति की गणना शुरू करेंगे, संदर्भ बिंदु वही है। अब आप इसमें समझेंगे विराम अवस्था। विराम अवस्था ये क्या होती है? देखो, वैसे तो बच्चों आपको ये ज्ञान होगा कि इस दुनिया में कोई भी वस्तु विराम में है ही नहीं। कोई भी वस्तु विराम में नहीं है। पर आपको लगता है विराम में है? बिल्कुल नहीं है। हमारी पृथ्वी घूमती है, इतनी जानकारी आप लोगों को होगी। हमारी पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी पे हम खड़े होते हैं, तो पक्की बात है हम भी घूम रहे होंगे। सूर्य
के चारों ओर सभी ग्रह घूमते हैं। तो आप सोचते होंगे सूर्य स्थिर है, सूर्य भी स्थिर नहीं है, सूर्य भी अपने परिवार के साथ, सौर परिवार के साथ गतिमान है। ये अगली कक्षाओं की नॉलेज है जो आपको अभी इतनी ज़्यादा डीपली नहीं होगी। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ विराम में नहीं है। तो विराम में नहीं है तो विराम में कैसे मानते हैं, कैसे पढ़ते हैं? तो विराम शब्द और गति शब्द दोनों आपेक्षिक हैं, रिलेटिव हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। तो कैसे? पहले विराम अवस्था समझते हैं। विराम अवस्था है क्या? ये विराम अवस्था किसी बिंदु के सापेक्ष होगी भाई। मैंने पहले ही बता दिया कि इस दुनिया में कोई भी वस्तु विराम में नहीं है। तो कैसे? मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैंने आपको पढ़ाना शुरू करा 1 बजे, 1:05 पे भी मैं यहीं खड़ा हूँ, 1:10 पे भी मैं यहीं खड़ा हूँ। मेरे आसपास जो मेरी वस्तुएं हैं, ये बोर्ड है, इधर मेज है, इधर ये दीवार है। तो अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ 1 बजे और 1:05 पे भी मैं यहीं खड़ा हूँ, तो क्या मेरी स्थिति मेरे आसपास की वस्तु के सापेक्ष बदली? आप कहोगे नहीं बदली। अरे भाई मैं 1 बजे भी यहीं था, मैं 1:05 पे भी यहीं हूँ, मैं 1:15 पे भी यहीं हूँ। तो यदि मेरी स्थिति मेरे आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष, मेरी आसपास की वस्तु के सापेक्ष नहीं बदलती, यदि मेरी स्थिति या किसी भी वस्तु की या कण की स्थिति अपनी आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष नहीं बदलती, तो वस्तु विराम अवस्था में कही जाती है। किसमें कही जाती है? विराम अवस्था में। जैसे मान लो ये बोर्ड है, मैं यहाँ से अब यहाँ खड़ा हूँ इस टाइम पे, मान लो 1:10 पे मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं 1:12 पे भी यहीं खड़ा रहूँ, तो बोर्ड के सापेक्ष मेरी स्थिति बदली क्या? नहीं बदली। तो मैं बोर्ड के सापेक्ष क्या हो गया? विराम में हो गया। यदि मैं 1:10 पे यहाँ खड़ा हूँ और 1:11 पे मैं कुछ आगे को आ जाऊँ ऐसे, तो मेरी स्थिति बोर्ड के सापेक्ष बदल गई ना। तो जब वस्तु की स्थिति किसी बिंदु के सापेक्ष बदल जाती है तो वस्तु कही जाती है फिर गति अवस्था में। इससे अगला जो पॉइंट है, गति अवस्था। तो जब किसी वस्तु की स्थिति अपने आसपास या किसी बिंदु के सापेक्ष, वो बिंदु संदर्भ बिंदु है जो मैंने आपको अभी बताया था। वो बिंदु क्या है? संदर्भ बिंदु। संदर्भ बिंदु आप कहीं से भी मान लो। जैसे आप अभी अपने घर बैठे हैं और मैंने फ़ोन किया आपके घर कि मैंने कहा हाँ भाई हेलो, ये बच्चे का नाम मान लो राम है, कि राम घर पे है? तो उसके पापा ने कहा हाँ घर पे है। तो उसके पापा ने कहा वो घर पे है। मैंने 5 मिनट बाद फिर कॉल किया कि राम घर पे है क्या? तो उसने कहा हाँ राम घर पे ही है। तो क्या राम की स्थिति उसके घर के सापेक्ष बदली? 1 बजे भी राम घर पे था, 1:05 पे भी राम अपने घर पे ही है। तो क्या राम की स्थिति अपने घर के सापेक्ष बदली? 5 मिनट में नहीं बदली। तो राम अपने घर के सापेक्ष क्या है? विराम में है। फिर मैंने थोड़ी देर बाद कॉल किया कि राम घर पे है क्या? उन्होंने कहा नहीं राम घर पे नहीं है, वो अभी अभी चला गया। तो राम 1:05 पे घर था, 1:08 पे राम क्या है? घर के सापेक्ष कहीं और चला गया। तो घर के सापेक्ष राम की स्थिति बदल गई, तो राम किस में कहलाएगा? गति अवस्था में कहलाएगा। तो बड़ी आसान परिभाषा बन गई। यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ, यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ किसी बिंदु के सापेक्ष बदल रही हो तो वस्तु गति अवस्था में कहलाएगी। यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ किसी बिंदु के सापेक्ष नहीं बदल रही हो तो वस्तु विराम अवस्था में कहलाएगी। ये बात क्लियर होगी। अभी मैंने आपको कहा था कि गति और विराम एक दूसरे के सापेक्ष हैं, एक दूसरे के सापेक्ष हैं। तो समझिए कैसे हैं। मान लो एक बस में 2 यात्री बैठे हैं और वो बस किसी स्टेशन पे खड़ी हुई है।
और कोई तीसरा आदमी स्टेशन पे खड़ा है, 2 आदमी बस में बैठे हैं। अब जैसे ही बस चली, मान लो उस टाइम 12 बजे हैं, तो बस चली तो एक आदमी जो स्टेशन पे खड़ा है, बस वहाँ से चल पड़ी, ये बस यहाँ से चल पड़ी, तो 12 बजे बस चल पड़ी, 12 बजे के 1 मिनट पे बस यहाँ है। तो बस की स्थिति स्टेशन पे खड़े आदमी के सापेक्ष बदल गई कि नहीं बदल गई? तो आप कहोगे बदल गई। तो बस या बस में बैठे दोनों यात्री स्टेशन पे खड़े यात्री के सापेक्ष क्या हो गए? गति अवस्था में हो गए, क्योंकि जो आदमी स्टेशन पे खड़ा है वो वहीं का वहीं है और बस वहाँ से चली गई, उसमें बैठे यात्री भी वहाँ से चले गए। तो जो बस में बैठे दोनों यात्री हैं या पूरी बस है, उसकी स्थिति समय के साथ बदल गई। तो बस या दोनों यात्री, बस या फिर दोनों यात्री, जो तीसरा आदमी स्टेशन पे खड़ा उसके सापेक्ष क्या हैं? गति में है। परंतु जो दो आदमी बस में बैठे थे वो 12 बजे भी एक साथ थे, 12 बज के 2 मिनट पे भी एक साथ थे, 12 बज के 5 मिनट पे भी एक साथ थे। तो क्या उन दोनों आदमियों की स्थिति जो बस में बैठे थे एक दूसरे के सापेक्ष बदली क्या? तो आप कहोगे नहीं बदली। जो 2 आदमी बस में बैठे थे, क्या उनकी स्थिति एक दूसरे के सापेक्ष बदली? तो आप कहोगे नहीं बदली। अरे भाई, दोनों आदमी एक ही साथ तो बैठे हैं अब भी, तो वे दोनों आदमी एक दूसरे के सापेक्ष क्या हैं? अब भी विराम में हैं, क्योंकि एक दूसरे के सापेक्ष उनकी स्थिति नहीं बदल रही है। और वो दोनों आदमी, जो आदमी स्टेशन पे खड़ा है उसके सापेक्ष क्या हैं? गति अवस्था में हैं, क्योंकि उन दोनों की स्थिति क्या हो रही है? स्टेशन पे खड़े आदमी के सापेक्ष बदल रही है। तो एक ही टाइम में वो दोनों यात्री जो बस में बैठे हैं तीसरे आदमी के सापेक्ष जो स्टेशन पे खड़ा है गति में हैं, और एक दूसरे के सापेक्ष वो बस में बैठे हुए विराम में हैं। तो एक ही वस्तु क्या हो सकती है? एक ही समय में गति में हो सकती है, और वो गति में होगी और वो विराम में हो सकती है। वो एक दूसरे के सापेक्ष हैं, इसे कहते हैं गति की सापेक्षता। इसका एक और उदाहरण लेते हैं। फिलहाल हम मान लो पृथ्वी पे खड़े हैं, तो मैं मेरे पास रखी मेज के सापेक्ष, मैंने मेज को क्या मान लिया? संदर्भ बिंदु मान लिया। मैं मेज के सापेक्ष, मेरी स्थिति नहीं बदल रही है, तो मैं क्या हूँ? मेज के सापेक्ष स्थिर हूँ। पर कोई आदमी जो मंगल ग्रह पे हो, उसे तो पृथ्वी घूमती हुई दिखेगी ना। तो जो आदमी मंगल ग्रह से मुझे देखेगा, उसके सापेक्ष मेरी स्थिति बदलेगी ना। तो मैं एक ही टाइम में इस मेज के सापेक्ष क्या हो गया? विराम में। और जो आदमी कहाँ है? मंगल ग्रह पे है, उसके सापेक्ष में किस में हो गया? गति अवस्था में हो गया। तो एक ही वस्तु एक ही टाइम में गति में भी हो सकती है और विराम में भी हो सकती है, इसे कहते हैं गति की सापेक्षता। चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। हाँ, तो गति की सापेक्षता आप नोट कर लीजिए। विश्व में कोई भी वस्तु निरपेक्ष विरामावस्था अथवा गति अवस्था में नहीं है। एक ही वस्तु एक ही समय में किसी एक प्रेषक के सापेक्ष विरामावस्था में तथा किसी दूसरे प्रेषक के सापेक्ष गति अवस्था में हो सकती है। यही गति की सापेक्षता है। अब इसके बाद आता है अगला हेडिंग, निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र, संदर्भ बिंदु मैंने बता दिया आपको, जहाँ से आप गति की गणना शुरू करेंगे वो संदर्भ बिंदु है। निर्देश तंत्र क्या है वो भी समझ लीजिए। किसी भी वस्तु की स्थिति को व्यक्त करने के लिए कि वस्तु अब यहाँ थी, अब कहाँ चली गई, तो कोई वस्तु इधर चली जाएगी। भाई दुनिया में बहुत सारी वस्तुएं सब गतिमान हैं, तो कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। तो कोई वस्तु हमने ले ली कि किसी वस्तु की स्थिति को व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं? 3 अक्ष लेते हैं। क्या लेते हैं? 3 अक्ष। और तीनों अक्ष क्या होते हैं? एक दूसरे के लंबवत होते हैं। मान लो एक्स एक्सिस इधर, वाई इधर और जेड एक्सिस इधर, ये तीनों लंबवत हैं। जेड एक्सिस ऐसे जाएगी, ऐसे। तो किसी भी वस्तु की स्थिति को व्यक्त करने के लिए, किसी भी वस्तु की स्थिति को
व्यक्त करने के लिए हम क्या लेते हैं, 3 लंबवत अक्ष लेते हैं, 3 लंबवत अक्ष लेते हैं। भाई कोई वस्तु इधर जा रही है तो हम कहेंगे एक्स अक्ष पे चल पड़ी, और जहाँ ये अक्ष काटती हैं, जो ये अक्षों का जो कटान बिंदु है, इसे हम कहते हैं संदर्भ बिंदु। इसे क्या कहते हैं हम, संदर्भ बिंदु। तो बहुत आसान हो गया कि भाई किसी वस्तु की स्थिति को व्यक्त करने के लिए हम 3 अक्ष ले लेते हैं, 3 अक्ष। तीनों अक्ष कैसे होंगे, लंबवत होंगे, और अक्ष जहाँ ये तीनों अक्ष एक दूसरे को काटेंगे वो पॉइंट क्या होगा भाई, संदर्भ बिंदु होगा। और कोई वस्तु अब यहाँ थी, 2 मिनट बाद यहाँ होगी, 3 मिनट बाद यहाँ होगी, या कोई वस्तु वाई अक्ष पे चल रही है, अब यहाँ थी, अब यहाँ होगी, अब यहाँ होगी, या कोई वस्तु जेड अक्ष पे चल रही है ना। तो कौन वस्तु कब कहाँ थी, या अब यहाँ है, थोड़ी देर बाद कहाँ होगी, ये मापने के लिए आपको घड़ी चाहिए। तो आप यहाँ एक घड़ी का भी इंतज़ाम करते हैं, घड़ी रखते हैं साथ में। तो ऐसा निकाय जिसमें 3 अक्ष हों, तीनों लंबवत हों और एक घड़ी भी हो, इस पूरे निकाय को हम क्या कहेंगे, निर्देश तंत्र। क्या कहेंगे, निर्देश तंत्र। तो किसी भी वस्तु की स्थिति को व्यक्त करने के लिए हम 3 परस्पर लंबवत अक्ष लेते हैं, कि इससे हम बता सकते हैं कि वस्तु कौन सी दिशा में चल रही है, एक्स पे जा रही है कि वाई पे कि जेड पे। ये अक्षें जहाँ काटती हैं उस बिंदु को हम संदर्भ बिंदु या मूल बिंदु भी कहते हैं, और समय के मापन के लिए यहाँ एक घड़ी रखते हैं। ये पूरा निकाय कहलाता है निर्देश तंत्र। नोट कर सकते हैं आप। किसी गतिमान कण की स्थिति को व्यक्त करने के लिए हम 3 समकोणिक अक्ष x, y, z का चयन करते हैं। इन अक्षों के कटान बिंदु को संदर्भ बिंदु कहते हैं, तथा समय मापने के लिए यहाँ एक घड़ी का प्रयोग करते हैं। और ये पूरा निकाय, घड़ी सहित अक्षों का जो पूरा निकाय है, ये कहलाता है निर्देश तंत्र। थोड़ा स्पीड से बोल दिया मैंने जिससे आप नोट कर सके, क्योंकि मेन काम आपको समझाने का है। निर्देश तंत्र आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र वो होता है जिसमें न्यूटन के गतिविषयक नियमों का पालन होता हो। डीपली पढ़ेंगे आगे इन्हें, क्योंकि अभी हमारा टॉपिक सरल रेखा में गति है, तो अभी तो हम बेसिक टर्म बता रहे हैं। तो निर्देश तंत्र कितने प्रकार का होगा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र कौन सा होगा, वो निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन होगा, वो क्या कहलाएगा आपका, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। और जिस निर्देश तंत्र में न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन नहीं होगा, वो कहलाएगा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो डीपली भी आप इसे पढ़ेंगे आगे, तो यहाँ तक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं। जो आपका हेडिंग है, सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति, और इसके साथ होता है स्थानांतरीय गति। मैं ही बना देता हूं हेडिंग, तथा स्थानांतरीय गति। इन दोनों गतियों में अंतर समझिएगा। देखिएगा, जब कोई बिंदु समान वस्तु, अब बिंदु समान वस्तु क्या होती है, जब कोई वस्तु अपने आकार की तुलना में बहुत अधिक दूरी चल लेती है, जब कोई वस्तु अपने आकार की तुलना में बहुत अधिक दूरी चल लेती है,
तो वस्तु को बिंदु समान कहा जाता है। जैसे कोई कार है, कार का साइज़ आप जानते हैं लगभग 3 मीटर या 4 मीटर 3.5 मीटर होता होगा। तो कार का साइज इतना और वस्तु चल ली मान लो 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर, तो यहाँ क्या हुआ, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तो बहुत ज़्यादा हो गई और वस्तु का आकार बहुत छोटा हो गया। तो इस तय की गई दूरी की तुलना में वस्तु को क्या मान सकते हैं, बिंदु समान। तो जब कोई बिंदु समान वस्तु लाइन में चलेगी, जब कोई बिंदु समान वस्तु किस में चलेगी, लाइन में चलेगी, तो उसे कहेंगे सरल रेखीय गति। फिर से सुनिएगा, जब कोई कण या बिंदु समान वस्तु सरल रेखा में चलती है तो गति क्या कहलाती है, सरल रेखीय। परंतु जब कोई बड़ी वस्तु सरल रेखा में चलती है, बड़ी वस्तु जब क्या चलती है, सरल रेखा में चलती है, तो उस गति को क्या कहते हैं, स्थानांतरीय गति। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। स्थानांतरीय गति में कोई बड़ी वस्तु गतिमान होगी और सरल रेखीय गति में कोई कण गतिमान होगा, दोनों ही चलेंगे किसमें, सरल रेखा में। तो जब कोई कण सरल रेखा में चले, सरल रेखीय गति, जब कोई वस्तु सरल रेखा में चले, सीधी रेखा में चले, तो स्थानांतरीय गति। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा